नमस्कार, मैं हूं मुकेश राव और आप देख रहे हैं SRB न्यूज। रुक करते हैं आज की प्रमुख खबरों की तरफ। देश में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार घट रही है। भारत में लगातार 5वें दिन कोविड-19 के 1 लाख से कम नए मामले सामने आए, जबकि मौतों की संख्या अभी भी ज़्यादा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कोरोना मरीजों के ठीक होने की राष्ट्रीय दर यानी रिकवरी रेट 95.07% हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में बीते 24 घंटे में 84,000 नए कोरोना केस सामने आए हैं, जो करीब 70 दिन में अब तक दिन में आने वाले सबसे कम नए केस हैं, जबकि मौतों का सिलसिला अभी भी थमा नहीं है। बीते एक दिन में 4,000 से अधिक कोरोना मरीजों ने दम तोड़ा है। देश में फिलहाल कोरोना के 11 लाख से कम एक्टिव केस हैं। केंद्रीय कैबिनेट में एक बड़े बदलाव की तैयारी चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अब मंत्रालयों के कामकाज की समीक्षा कर रहे हैं। माना जा रहा है कि जल्द ही कैबिनेट में फेरबदल हो सकता है। मोदी के साथ इन मीटिंग में बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहते हैं। जानकारी के मुताबिक पिछले 4 दिनों से पीएम सभी मंत्रालयों के कामकाज की समीक्षा कर रहे हैं। पीएम मोदी छोटे छोटे मंत्रियों के समूह के साथ सभी मंत्रालयों की समीक्षा कर रहे हैं। मंत्रियों के साथ उनके मंत्रालयों के कामकाज की समीक्षा को केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल से पहले की एक्सरसाइज के रूप में देखा जा रहा है। पीएम मोदी के साथ इन बैठकों में बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा भी रहते हैं। कल मंत्रियों के साथ बैठक में गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को ब्रिटेन में हो रही G7 समिट में वर्चुअल हिस्सा लेंगे। आज उनका यहां भाषण भी होना है। 12 और 13 जून को पीएम मोदी के 3 भाषण होने हैं। ये दूसरी बार है जब प्रधानमंत्री मोदी G7 समिट का हिस्सा होने जा रहे हैं। इससे पहले 2019 में फ्रांस में हुई समिट में पीएम मोदी शामिल हुए थे। जानकारी के मुताबिक इस बार G7 में कोरोना वायरस, फ्री ट्रेड और पर्यावरण विस्तार से चर्चा होनी है। ज़्यादा फोकस इस बात पर रहेगा कि कैसे दुनिया को कोरोना महामारी से मुक्त करना है और मजबूत वापसी करना है। इस बार G7 समिट ब्रिटेन के कार्नवल में हो रही है। 11 से 13 जून तक चलने वाली इस समिट के लिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने पीएम मोदी को खास तौर पर न्योता भेजा था। हालांकि कोरोना की वजह से 11 मई को मोदी ने ब्रिटेन न जाने का फैसला लिया था और समिट को वर्चुअली ही संबोधित करने का फैसला किया था। भारत G7 का हिस्सा नहीं है, लेकिन बोरिस जॉनसन ने भारत को गेस्ट कंट्री के रूप में बुलावा भेजा था। भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया और दक्षिण अफ्रीका को भी इसमें बुलाया गया है। झारखंड के गुमला में जहां सड़क हादसा रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं और आए दिन लगातार हादसे हो रहे हैं, लेकिन इसको लेकर प्रशासन द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा, जिससे कि यातायात नियमों का पालन किया जा सके और दुर्घटना में कमी आए। हालांकि यातायात सुधार को लेकर प्रशासन लगातार जागरूकता अभियान भी चला रही है, लेकिन वो सिर्फ कागजों पर ही पूरा कर लिया जा रहा है। वहीं सरकार हो या प्रशासन, यातायात नियमों को लेकर सभी दावे फेल नजर आ रहे हैं। गुमला के तीखा मोड़ के पास एक ट्रेलर और LP ट्रक के बीच सीधी टक्कर हो गई। इस घटना में एक युवक की दर्दनाक मृत्यु हो गई है। हमसे खाना खा के चला है, हम लोग साथ का ही गाड़ी है, आगे में एक गाड़ी था, एक गाड़ी पीछे था। उधर से जो धक्का आ रहा था वो स्पीड में था। स्पीड के कारण क्या हुआ ना कि वो अपना संतुलन खो के इस गाड़ी में मारा। इस गाड़ी में मारा तो उसका तो कुछ नुकसान नहीं हुआ, ड्राइवर खलासी तो फ्रंट पे ही भाग गया। इनका डेथ हो गया एक्सपर्ट। और ये गाड़ी कहाँ से आ रही थी? ये गाड़ी आ रही रायपुर से, छत्तीसगढ़। अच्छा, कहाँ जा रही थी? जमशेदपुर टाटा नगर। आपको क्या नाम हुआ? मेरा नाम अब्दुल हलीम। अच्छा, ठीक है। हमसे खाना खा के चला है, हम लोग साथ का ही गाड़ी है, आगे में एक गाड़ी था, एक गाड़ी पीछे था। उधर से जो धक्का आ रहा था वो स्पीड में था। स्पीड के कारण क्या हुआ ना कि वो अपना संतुलन खो के इस गाड़ी में मारा। इस गाड़ी में मारा तो उसका तो कुछ नुकसान नहीं हुआ, ड्राइवर खलासी तो फ्रंट पे ही भाग गया। इनका डेथ हो गया एक्सपर्ट। और ये गाड़ी कहाँ से आ रही थी? ये गाड़ी आ रही रायपुर से, छत्तीसगढ़। अच्छा, कहाँ जा रही थी? जमशेदपुर टाटा नगर। आपको क्या नाम हुआ? मेरा नाम अब्दुल हलीम। अच्छा, ठीक है। हमसे खाना खा झारखंड के गुमला में सरकार और प्रशासन कोरोना महामारी को लेकर जागरूकता का दीपक जला रही है। वहीं दूसरी ओर नगर उपायुक्त ने ऐलान किया है कि वैक्सीन लेने वाले गांव को अब विशेष सुविधा दी जाएगी और कहा कि टीका जीवन का डोज है। इस दौरान सिसई प्रखंड के अलग अलग क्षेत्र में 18 टीकाकरण केंद्रों पर कोविड का कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। 18 पंचायत में 45 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को वैक्सीन देने का कार्य भी किया जा रहा है। ये विशेष टीकाकरण का विशेष अभियान पूरे राज्य में चल रहा है, उसमें गुमला जिले में भी चल रहा है। उसी के संदर्भ में आज सिसई प्रखंड का दौरा हम लोग कर रहे हैं। गांव-गांव में जाकर ग्रामीणों के बीच में, माताओं बहनों के बीच में एक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है मेरे द्वारा, मेरे पदाधिकारियों के द्वारा, ताकि लोग वैक्सीन प्रथम एवं द्वितीय डोज दोनों अविलंब ले लें और कोरोना से सुरक्षित रहें। इसी कारण हम लोग दौरा कर रहे हैं।
अफवाह कुछ यहाँ पर भ्रांति फैली हुई है कि टीकाकरण लेने से तबीयत खराब हो जाता है, परंतु ये बिल्कुल ही अफवाह है। इसी का प्रचार हम लोगों के द्वारा प्रखंड प्रशासन और जिला प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है कि ये बिल्कुल अफवाह है, इसमें ना आवे और टीकाकरण अविलंब लें। अभी जो है 45 प्लस आयु वर्ग के लोग और 18 प्लस आयु वर्ग के लोगों को हम लोग टीकाकरण करवा रहे हैं। धन्यवाद। और हमको तो बहुत अच्छा लग रहा है और इसी तरह सभी को तो लेना चाहिए और सबको सुरक्षित अपने जीवन को रखना चाहिए। रहा है फालतू का कि सरकार ठग ठग के सुई दे रहा है, इससे अच्छा हम राशन भी नहीं लेंगे या तो सुई नहीं लेंगे। बोलता है गाँव में बोल रहा है कि इससे अच्छा थी सुई नहीं लेंगे तो नहीं लेंगे लेकिन राशन भी नहीं लेंगे। तो हमारे लिए तो हमको अच्छा लगा और बढ़िया लगा और ऐसे ही सबको इसको लेना चाहिए। पूरे गांव को ये सबको होना है। शीशे वाला लोग के लिए हमको कहना है कि सभी लोग को लेना है। झारखंड के साहिबगंज में एक युवक ने अपने ही भाई की पत्नी को जान से मारने की नीयत से घायल कर लहूलुहान कर दिया। जानकारी के अनुसार इस घटना के बाद ग्रामीणों में खलबली मच गई। वहीं घटना की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी ने घटनास्थल पर पहुंचकर घायल महिला को इलाज के लिए हॉस्पिटल भेज दिया है, जहां महिला की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। सूचनाएं मिली वहाँ के मुखिया साहब के द्वारा एक महिला तालाब में मुर्मू को करीब 5 बजे सुबह तीर मार दिया गया है। उनके भैंसुर झलका हेमरम के द्वारा तो बेटी भी क्यों तीर मार दिया। जो सूचना मिलते हैं तुरंत एम्बुलेंस के माध्यम से जो है आधा घंटा के अंदर हम लोग साहिबगंज सदर अस्पताल भेज दिए, जहाँ से उनको रेफर करके सूर्या क्लिनिक में इलाज किया जा रहा है और उसे गिरफ्तारी हेतु छापेमारी किए विफरार चल रहे हैं। सूचनाएं मिली वहाँ के मुखिया साहब के द्वारा एक महिला तालाब में मुर्मू को करीब 5 बजे सुबह तीर मार दिया गया है। उनके भैंसुर झलका हेमरम के द्वारा तो बेटी भी क्यों तीर मार दिया। जो सूचना मिलते हैं तुरंत एम्बुलेंस के माध्यम से जो है आधा घंटा के अंदर हम लोग साहिबगंज सदर अस्पताल भेज दिए, जहाँ से उनको रेफर करके सूर्या क्लिनिक में इलाज किया जा रहा है और उसे गिरफ्तारी हेतु छापेमारी किए विफरार चल रहे हैं। सूचनाएं मिली वहाँ के मुखिया साहब के द्वारा एक महिला तालाब में मुर्मू को करीब 5 बजे सुबह तीर मार दिया गया है। उनके भैंसुर झलका हेमरम के द्वारा तो बेटी भी क्यों तीर मार दिया। जो सूचना मिलते हैं तुरंत एम्बुलेंस के माध्यम से जो है आधा घंटा के अंदर हम लोग साहिबगंज सदर अस्पताल भेज दिए, जहाँ से उनको रेफर करके सूर्या क्लिनिक में इलाज किया जा रहा है और उसे गिरफ्तारी हेतु छापेमारी किए विफरार चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में खाली हुए सीटों पर पुनः चुनाव कराया जा रहा है। जहां एक और सरकार कोविड-19 से बचने के लिए लोगों को जागरूक कर रही है, वहीं एक तरफ बाराबंकी के ग्राम पंचायत देवकली पोलिंग बूथ पर सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही और प्रशासन पूरी तरह से मौन बना हुआ है। यूपी के श्रावस्ती में 2 बाइकों की आमने सामने जोरदार टक्कर में एक 20 वर्षीय युवक की मौत हो गई और 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। फिलहाल सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए सीएससी भेज दिया, जहां प्रारंभिक उपचार के बाद नाजुक हालत देखते हुए चिकित्सकों ने 3 लोगों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया। यूपी के भदोही नगर पालिका परिषद के सभागार में कोविड-19 के मद्देनजर टीकाकरण अभियान को लेकर बैठक हुई, जिसमें नोडल अधिकारी डॉक्टर प्रदीप और डॉक्टर रामशीष सरोज द्वारा बताया गया कि कोविड-19 के तहत टीकाकरण किया जा रहा है। यह टीकाकरण केवल 45 से ऊपर उम्र वाले व्यक्तियों को ही लगाया जा रहा है। इस अवसर पर भदोही नगर पालिका अध्यक्ष अशोक कुमार जायसवाल, अधिशासी अधिकारी सभासद करुणा शंकर दुबे एवं पालिका कर्मचारीगण उपस्थित रहे। यूपी के मथुरा में जहां जिलाधिकारी के आदेशों की धज्जियां खुलेआम उड़ाई जा रही हैं, वहीं जमुनापुर क्षेत्र में अवैध मिट्टी खनन का काम चरम पर है। विगत दिनों सीओ सदर गौरव त्रिपाठी को सूचना मिली थी कि थाना जमुनापार क्षेत्र के समीप खेतों से मिट्टी का अवैध खनन किया जा रहा है, जिसकी सूचना पर सीओ सदर मौके पर पहुंचे थे। उन्होंने वहां से 2 ट्रैक्टर ट्राली और 1 ट्रैक्टर जांच के दौरान मिले। आखिर जमुनापार पुलिस अवैध खनन करने वालों को कब तक बढ़ावा देती रहेगी और कब तक अवैध खनन करने वाले लोग प्रशासन को खुली चुनौती देते रहेंगे। योगी सरकार के बार-बार आदेशों के बाद भी खनन माफियाओं के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। उनका मामला है क्या है पूरा? हाँ, थाना जमुनापार में अवैध खनन के आरोप में वाहनों को पकड़ा गया है, जो थाने के आवश्यक कार्रवाई के लिए लाया गया है। अब इस संबंध में हम भी जांच कर रहे हैं और संबंधित विभाग से भी जांच करवा के
यदि अवैध खनन पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अभी जाँच चल रही है। पता चला कहाँ से पड़े, कुल कितने वाहन पकड़े? यमुना पार क्षेत्र से ही खनन की है और 2 ट्रैक्टर और एक कोई पट्टे वाली मशीन जो होती है उसको बताया जाएगा कि पकड़ा जाएगा। जांच चल रही है। जाँच अभी चल रही है और जैसे ही होगी विधिक कार्रवाई की जाएगी। इनका मामला है। यूपी के मथुरा में सरकार द्वारा जारी साप्ताहिक लॉकडाउन के बाद भी बाजार खुले नजर आ रहे हैं। व्यापारियों द्वारा खुलेआम सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। झारखंड के साहिबगंज में डीजल और पेट्रोलियम जैसी पदार्थों की कीमतों में लगातार हो रही वृद्धि के खिलाफ सूबे के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने प्रधानमंत्री पर तंज कसते हुए कहा कि यह सरकार गरीबों का लूटने और अमीरों को मसीहा बनाने वाली सरकार है, जिससे भारत के हर नागरिकों को मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। इस दौरान ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम सहित कई कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शामिल रहे। कांग्रेस ने कार्यक्रम चला रहा है। हर एक पेट्रोल पंप पर जाकर कांग्रेस के कार्यकर्ता ने जो अपने दिल की व्यथाएं हैं, जो जनता की महंगाई का मार जो पड़ रहा है, उसको दर्शाने और मनुष्य सरकार को संज्ञान में देने की काम कर रही है। हम सरकार से जनतांत्रिक पद्धति डेमोक्रेसी के तहत अपना धरना प्रदर्शन, अपनी बातों को, जनता की बातों को रखने की कांग्रेस पार्टी हमेशा काम की है और आगे भी करती रहेगी। जिस तरह की सरकार आने के बाद लगातार डीजल पेट्रोल के दाम, अगर हम लास्ट महीना की बात करें, करीब 5 रुपया एक महीना में थे डीजल और पेट्रोल के दाम वृद्धि हुई। जहां हमारी सरकार 55 और 65 रुपया पेट्रोल डीजल छोड़ कर गया था, आज वहाँ हमें 100 रुपया में डीजल और पेट्रोल खरीदना पड़ता है। ये दुनिया के सारे लोग जानते हैं, हिंदुस्तान के तमाम लोग जानते हैं। जब हमारी सरकार थी उस वक्त एक बैरल जो खरीदने के लिए 108 रुपया से 118 रुपया लग रहा था। आज वही विश्व मार्केट में 65 रुपया में मिल रहा है, 70 रुपया मिल रहा है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।